प्रॉब्लम हुआ ना कि टेक्निकल इशू तो तुरंत सॉल्व हो गया जैसे ही रीस्टार्ट हुआ, लेकिन वो इंटरनल रिकॉर्डिंग बंद हो चुका था जो हम लोगों को दिखा नहीं। तो वो इंटरनल रिकॉर्डिंग बंद होने के कारण है ना, जो लोग लाइव पढ़ लिए उन लोग तो पढ़ लिए, लेकिन बाकी लोग जो बाद में वीडियो ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा होगा आपको लास्ट क्लास का। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि वो इंटरनल रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, जो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आया था उसी के चलते। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि उस दिन भी मैंने आपको वो वर्ब्स ही करवाए थे जो कंफ्यूजिंग वर्ब था। तो अभी बस 2 क्लास के बाद फिर से मैं वही चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर क्या मतलब, उसी पोर्शन में पढ़ाने वाली हूँ मैं एक और बैच में। आज का क्लास कर लो, मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर वो जो मैं कराऊंगी तो मैं एग्जैक्टली उस पोर्शन को मैं करा के आपको रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, है ना। इसे निश्चिंत रहो, कोई बीच में प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल अनरिलेटेड चीजें देखते जा रहे हैं ना, क्योंकि बस क्या कर रहे हैं 5 वर्ब्स कर रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ब और उस पर सेंटेंसेस कर रहे हैं। तो इसीलिए जितना उस दिन छूट गया है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही उसको रिकॉर्ड करके मैं आपके नंबरिंग सेम नंबरिंग में रहेगा वो, और उतना मैं उसमें डाल दूंगी। इसलिए 1-2 दिन टाइम दो। अब आ जाओ, केडी कैंपस का एक हम बैच शुरू कर रहे हैं जीरो टू जेनिथ करके, और उसमें हम लोग फर्स्ट क्लास टीचर्स, जितने अच्छे टीचर्स हैं हमारे केडी कैंपस के, उन सबको लेके आ रहे हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस पे। अब आप सोच सकते हो, आप यहाँ आते हो अराउंड 17,000 पे करते हो। ये बैच 4,999 का है। इसमें जो सबसे बेस्ट हमारे मैथ्स के, रीजनिंग के और इंग्लिश के, प्लस हमारे जो जीएस की बहुत पुरानी बेस्ट टीम हमारे साथ जो है वो है सारे इसमें। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहो तो सिर्फ मैथ्स को भी ऑप्ट कर सकते हो, सिर्फ जीएस को भी ऑप्ट कर सकते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी मर्जी फुल कोर्स लो, आपकी मर्जी मैथ्स ले लो, या आपकी मर्जी इसमें आप जीएस ले लो। तो आप जो भी आप चाहोगे ना वो पोर्शन भी ऑप्ट कर सकते हो, और नहीं तो मेरी मानो तो आप पूरा फुल कोर्स ले लो। क्योंकि देखो इंग्लिश पूरा मैं आपको अप टू मेंस लेवल में करा रही हूँ, लेकिन वो एक अलग टीचर से भी आप उसमें इंग्लिश पढ़ोगे, फिर आप देखना आपको कितना वैरायटी हम केडी कैंपस में देते हैं वो भी देख लोगे। और मैथ्स में सबसे अच्छी बात है कि अरिथमेटिक और एडवांस जो दोनों अपने अपने पोर्शन में धुरंधर है, उनको लेके हमारे रीजनिंग, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन नहीं होता, रीजनिंग के एक टीचर है। लेकिन जीएस में आपको बता दूं मैं कि जीएस में आपको 7 टीचर्स मिलेंगे, और 7 टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे। इसीलिए आपको डेट बता दें हम, 5 जून से पूरा कंप्लीट बैच शुरू हो रहा है 5 जून से। और 5 जून है, टाइमिंग इसका होगा 12 से 2। ठीक है, टाइमिंग नोट कर लो, 12 से 2, 5 जून, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, ये हो गया हमारा फुल कोर्स। उसके अलावा अगर आप सिर्फ जीएस स्पेशल लेना चाहते हो तो आपको 12 से 2 मंडे और वेंसडे, 12 से 2 मंडे और वेंसडे को आप जीएस स्पेशल ले सकते हो। सिर्फ 2,500 में आप जीएस स्पेशल ले लो। अगर आप नहीं चाहो फुल कोर्स लेना तो सिर्फ 2,500 में जीएस स्पेशल ले लो, जो हमारे बेस्ट टीम केडी कैंपस के आपको पढ़ाएंगे। और अगर आप सिर्फ मैथ्स लेना चाहते हो तो आप 2,500 में सिर्फ मैथ्स ले लो। 12 से 2 सेम टाइमिंग, फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन, यानी जीएस लोगे तो 2 दिन, मैथ्स लोगे तो 2 दिन, और फुल कोर्स लोगे तो 6 दिन आप हमारे साथ पढ़ोगे 12 से 2। इसीलिए जल्दी डिसाइड करिए। और मेरा मानना है कि केडी कैंपस आज जितने भी टीचर्स कहीं भी पढ़ा रहे हैं, अपने प्रोफाइल के नीचे लिखना पसंद करते हैं एक्स केडी कैंपस फैकल्टी, क्योंकि आप जान सकते हो कि केडी कैंपस एक ब्रांड है और हम लोग कभी भी ऐसे वैसे टीचर्स को हायर नहीं करते। इसीलिए जैसे आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख रहे हो जो कभी कोचिंग सेक्टर में नहीं थे, वो इस जो कम रेट में जियो वगैरह दे रहे हैं हमारे कंट्री में नेट, उसका फायदा उठा के बहुत मामूली से टीचर्स को लाके वो लोग हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे किसी को हीरो बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो हीरो होते हैं वही आते हैं और वही सिलेक्टेड होते हैं।
आप क्लास करके देखो, फर्स्ट क्लास टीचर्स, और किसी तरह का कोई भी कभी इश्यू हो, आई एम हियर ऑन, आपको पता ही है, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। और बस कभी भी प्रॉब्लम हो आप हमसे बात कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब शुरू करते हैं क्लासेस। और एक चीज और है, जो हमारे केडी कैंपस के स्टूडेंट्स हैं जो अब चाहते हैं घर बैठकर सिर्फ रिवाइज करें, उनको मेरे भी कोर्स में 20% डिस्काउंट मिला है, तो उनको 20% डिस्काउंट हम फुल कोर्स में भी देंगे। इसलिए खुद देख लो कि आप घर बैठ के अच्छे टीचर्स से और बहुत कम रेट में विथ 20% डिस्काउंट पढ़ोगे। ओके, अच्छा, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, सुनो, ऐप में भी डाल देंगे आपको, तो उसमें शीट्स तो डाल ही रहे हो। अच्छा, ये इसको टेलीग्राम में चाहिए, ठीक है, मैं डाल देती हूँ, टेलीग्राम में डाल दूंगी। और सेम है बेटा, सेम है, सेम नोट्स, जो भी नोट्स मैं दे रही हूँ सबके लिए सेम दे रही हूँ। कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो। और चलिए अब शुरू करते हैं आगे, जो हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ब में थे। टू के बाद थर्ड फॉर्म आने के चांस नहीं होते बेटा। टू के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ये जरा देख लो, बोरिंग रोड का उस शॉप के बारे में पता कर लो क्या है वहां पे। आप मुझे बोरिंग रोड में जाके किसी वहां पे जो स्टाफ हो ना, आप उनसे कहना राघवेंद्र बोरिंग रोड में आपको राहुल मिलेगा, उसे कहना जरा मुझसे बात कर ले, ठीक है। समर मंडल आपके लिए डिस्काउंट नहीं है क्या? जो ऑलरेडी हमारे ऑनलाइन बैचेस वाले हैं, अब उनके लिए डिस्काउंट बाबुल, जो हमारे ऑनलाइन बैचेस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्काउंट क्या होगा पूछ लेना, बता देना जरा अभी तुरंत मुझे। मैं अब शीट जो है ऐप में डलवा दिया करो, ठीक है, मैं ऐप में डलवा दूंगी। किस किस ऐप की बात कर रहे हो आप? अगर टेलीग्राम की बात कर रहे हो तो टेलीग्राम में मैं डाल दूंगी, ठीक है। और क्वालिटी कम करवाइए, डेटा को देख लो क्या है इसका इश्यू। हाँ, रेजोल्यूशन का नहीं नहीं,
चलो शुरू करें। चलिए आप देखिए जरा, टैम्पर, डॉक्टर एंड टीज की बात करें। सबसे पहले वर्ब है, ये वर्ब और नाउन दोनों है, और ये वर्ब है। ध्यान दो, डॉक्टर का मतलब सबको पता होता है नाउन में, यानी जिस डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास आप जाते हो वो डॉक्टर हो, उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगी अभी, मैं बाकी की बात करूंगी। टैम्पर, डॉक्टर एंड टीज का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट हो या कोई मीटर, जैसे तो इलेक्ट्रिक मीटर की बात करते हो, इलेक्ट्रिसिटी मीटर की बात करते हो, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हो ना आप, तो टैम्पर करते हो। इसे टैम्पर का मतलब लिखो, छेड़छाड़ करना किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, यंत्र के साथ। That means you try to do something with that instrument to suit your own purpose, है ना। डॉक्टर, यहां पर भी आप लिखोगे वही छेड़छाड़ करना, टू चेंज, है ना, लाइक अकाउंट्स एक्सेट्रा, अकाउंट्स एक्सेट्रा, इसका मतलब होता है ना वही सेम चीज आप छेड़छाड़ कर रहे हो, लेकिन किसी यंत्र से, इंस्ट्रूमेंट से छेड़छाड़ करते हो ना, तो वो टैम्पर होता है। और किसी अकाउंट में मान लो 100 रुपया है, मैंने एक और जीरो लगा दिया, है ना, तो वो क्या हो गया? फिर वो आप डॉक्टर करते हो। और टीज का मतलब होता है तंग करना। हालांकि जानते हो, जैसे ईव टीजिंग का मतलब क्या होता है? लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, है ना। इसका मतलब तीनों का मतलब हुआ छेड़छाड़ करना। एक तो होता है किसी यंत्र के साथ, एक होता है जैसे किसी में कुछ चेंज करना ताकि आप डिसऑनेस्टली कुछ गेन कर सको, और एक होता है छेड़छाड़ करना यानी किसी व्यक्ति के साथ, जिसको कहते हैं तंग करना। ठीक है, नेक्स्ट आओ, मिटिगेट वर्ब है, मिलिटेट भी वर्ब है। नाउ मिटिगेट का दो सिनोनिम भी लिख दो। ये दो सिनोनिम लिखो, क्योंकि ये सिनोनिम एंटोनिम में भी आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सचिन। चलिए अब आप देखिए, मिटिगेट और एलिविएट सिनोनिम है। मिटिगेट का मतलब होता है क्या करना? कम करना। क्यों कम करेंगे? ताकि अच्छा फील हो। अब क्या चीज कम होता है जो अच्छा फील होता है? दर्द, तकलीफ, है ना। जब कम होता है तो हमें अच्छा महसूस होता है। इसका मतलब है टू लेसन, कम करना, इन ऑर्डर टू मेक यू फील बेटर। लेसन मतलब हो गया कम करना, इसका मतलब तो है सीधा सीधा खाली कम करना। लेकिन एलिविएट और मिटिगेट एग्जैक्ट सिनोनिम है, ध्यान रखना, क्योंकि ये एलिविएट और मिटिगेट का मतलब होता है कम करना ताकि आप अच्छा महसूस करो। अब बताओ, मिलिटेंट जानते हो आप? मिलिटेंट, हम लोग टेररिस्ट और मिलिटेंट के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाते। देखो, टेररिस्ट टेरर फैलाता है, यानी आतंक फैलाता है, तभी वो आतंकवादी कहलाता है। लेकिन जो मिलिटेंट होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के काम में दखल अंदाजी देते हैं, वो गवर्नमेंट के काम में रुकावट पैदा करते हैं। होता क्या है ना कि ये चीज कंसेप्ट आज के जमाने में खत्म होता चला गया। वरना पहले जो होते थे मिलिटेंट्स होते थे, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जान से मारते थे, क्योंकि गवर्नमेंट के काम में वो दखल देना चाहते थे। अब तो वो किसी को भी मार लेते हैं। इसलिए मिलिटेंट और टेररिस्ट के बीच में तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब डिफरेंस क्या रह गया। वरना देखो, जो मिलिटेट का मतलब होता था ना, इसका मतलब होता था टू ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, यानी कि दखल देना, टू ऑब्स्ट्रक्ट। जनरली गवर्नमेंट के वर्क में हम ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं तो हम मिलिटेंट कहलाते हैं। ठीक है ना, इसलिए लिख लेना मिलिटेट इज टू ऑब्स्ट्रक्ट। अब देखो, मिटिगेट एंड मिलिटेट, ये दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, वैसे ही जैसे लेसन एंड लेसन, ये तो बिल्कुल सेम सुनाई पड़ता है। अब देखो, ये नाउन है जिसका मतलब होता है पार्ट, और LESSEN का मतलब होता है वही जो मैंने ऊपर लिखा है, कम करना, लेस करना। लेस में EN लगाते हैं तो वर्ब बन जाता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, है ना।
उसके बाद इसमें आओ, ये वर्ब है, ये वर्ब और नाउन दोनों है, ठीक है। प्रे का मतलब होता है, प्रे करना जानते हो, प्रार्थना करना, याचना करना। और PREY इस शिकार, तो PREY वर्ब में होगा शिकार करना, शिकार और शिकार करना, ठीक है। अब आओ इन्वेंट एंड डिस्कवर, ये दोनों वर्ब है। अब जैसे अमेरिका का डिस्कवरी हुआ, पहले से था अमेरिका, गोल्ड पहले से था, खाली उसको निकाला गया उसकी ओर से, तो उसको क्या किए थे, डिस्कवर किए। लेकिन अब पंखे देखो, ट्यूबलाइट देखो, नई चीज बनाई गई, वो इन्वेंशन हुआ। इसलिए डिस्कवर का मतलब होता है आविष्कार करना, दैट इज ऑलरेडी देयर, टू फाइंड समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर। एंड इन्वेंट इज, सॉरी ये आविष्कार नहीं होता है, इसको कहते हैं खोज, हिंदी में गलत लिखा मैंने, खोज। इन्वेंट होता है आविष्कार करना, दैट मीन्स जो चीज पहले से नहीं था, दैट वॉज नॉट देयर, टू मेक समथिंग न्यू फॉर दिस वर्ल्ड। फाइन, दिस इज व्हेन यू मेक समथिंग, दिस यू व्हेन यू फाइंड समथिंग। कोई चीज जो किसी को पता नहीं हो, निकाल दिया कहां से, जो था मौजूद धरती पर ही। लेकिन आविष्कार जो हम नया बनाए। अब डिस्कवरी होता है जैसे पूरे जितने भी प्लैनेट्स हो, सौर मंडल पूरा जितना भी, सब में डिस्कवरी होता है क्योंकि पहले से था। आविष्कार जैसे ट्यूबलाइट का हुआ, बल्ब का हुआ, और टेलीफोन का हुआ, है ना, टेलीविजन का हुआ, ये सब क्या है, तो ये सब नई चीज बनाई गई। बताइए, कुछ पूछना है तो इनका देख लो क्या प्रॉब्लम है। ओके चलिए अब लिखिए सेंटेंसेस कुछ।
क्या बात कर रहे हो? सक्सेस नाउन है तो यू क्या? सी, इफ यू से आई गेव राम अ पेन, तो आई गेव राम अ पेन हुआ ना, दो ऑब्जेक्ट तो आ सकता है। क्यों? एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट? नहीं समझ में आया? जैसे अगर मैं कहूं आई गेव राम अ पेन, तो राम और अ पेन दोनों तो ऑब्जेक्ट है। आपके पास दो ऑब्जेक्ट तो हो ही सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट हो सकता है। शुरू करें। दे हैव डैश विथ होगा, सॉरी, दे हैव डैश विथ द इलेक्ट्रिक मीटर। देखो मीटर का स्पेलिंग याद रखना, जो यंत्र होते हैं वो METER वाले होते हैं। अगर METRE बोलोगे ना तो ये नाउन में पढ़ाऊंगी मैं, METRE इज यूनिट ऑफ लेंथ, है ना, इसलिए यहां पर नहीं होगा ये। दे हैव टैम्पर्ड विथ, यानी कि टैम्पर यानी छेड़छाड़ किया है। इलेक्ट्रिक मीटर से वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा क्योंकि हैव लगा है, और टैम्पर्ड क्योंकि किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हो तो टैम्पर करते हो। डोंट डैश द डॉग, डोंट टीज द डॉग। किसी भी डॉग को तंग मत करो, कहते हैं ना, तो कोई कुत्ता बैठा अगर आप उसको पत्थर मारे तो क्या कहेंगे? डोंट टीज द डॉग। ही हैज डैश द अकाउंट्स टू एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब होता है हेरा फेरी करना, यानी कि गबन करना। तो फंड्स को गबन करने के लिए कोई अकाउंट्स को क्या करेगा? ही हैज डॉक्टर्ड, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया है ताकि अपने लिए पैसे कुछ बना सके। दिस मेडिसिन विल डैश योर पेन। देखो पेन जब कम होता है तो हमें अच्छा महसूस होता है, इसलिए यहां पर दो वर्ड्स आएंगे, या तो एलिविएट लगा दो या तो मिटिगेट लगा दो। जो बेस्ट वर्ड है वो मैं दे रही हूं आपको, क्योंकि लेसन का मतलब खाली कम करना होता है। लेसन मीन्स खाली कम करना, इसलिए लेसन अगर लगाना है तो आप यहां लगाओ कि जब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता ना तो हम अपनी कोशिश को कम कर देते हैं, कोशिश करना कम कर देते हैं जब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो वी लेसन अवर एफर्ट, है ना। नेक्स्ट आओ, दे डैश अगेंस्ट माई गेटिंग अर्ली प्रमोशन, यानी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया। तो मैंने आपको मिलिटेंट से मिलिटेट पढ़ाया है, लेकिन मिलिटेट का मतलब है बाधा उत्पन्न करना, तो मैं यहां तो लगा सकती हूं दे मिलिटेटेड लगा दे, पास्ट टेंस कर दे कि उन लोगों ने बाधा उत्पन्न की ताकि मुझे अर्ली प्रमोशन नहीं मिल सके। आई विल टीच हिम अ लेसन, सबक सिखाऊंगा उसे। इसे लेसन का मतलब पाठ है तो सबक भी तो है। और जो ईगल होता है देखते हो वो दूसरे छोटे पंछियों को खा जाता है ना, इसका मतलब है वो शिकारी पंछी होता है। शिकारी पंछी को कहते हैं बर्ड ऑफ प्रे, बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं वो। कार्निवोर्स, अब मुझे वर्ब चाहिए। जो कार्निवोर्स होते हैं यानी कि मांसाहारी, ये जो कार्नी वर्ड है ना ये रूट है फ्लैश का, है ना, ये भी आप पढ़ते हो आपके शीट में है। और हर्बीवोर का मतलब होता है शाकाहारी, ये शाकाहारी जानवरों का शिकार करता है, तो प्रे ऑन हर्बीवोर्स। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका पहले से था डिस्कवर्ड, लेकिन ग्राहम बेल ने पहली बार क्या बनाया था? टेलीफोन, है ना, ये उन्होंने इन्वेंट किया था। पहले से इन्वेंटेड कर दो, पास्ट टेंस से सब V2 लगा दे, क्योंकि पहले से ग्राहम बेल के पास या दुनिया में कोई टेलीफोन नहीं था। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो यहां तक जल्दी पूछिए। कहीं कोई डाउट हो किसी तरह का, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, बताओ कोई प्रॉब्लम।
ओमनीवोर, बेटा अभी मैं आऊंगी उस पूरे शीट में आऊंगी, ईटिंग हैबिट्स में आएगा। ओमनी का मतलब होता है सर्व, सर्व का मतलब सब कुछ। ओमनीवोर जानवर भी खाता है और घास फूस भी खाता है, यानी कि सर्वहारी को ओमनीवोर कहते हैं। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ताकि आप बेहतर महसूस करो। जैसे दवा, मेडिटेशन, ये सब क्या होता है, कम करता है अपने दुख या तकलीफ को, ताकि आप बेहतर महसूस कर सको, है ना। और बताइए, और कुछ क्वेश्चन। वर्ब की शीट में शेयर कर दे रही हूं। कौन से सीरीज के लिए? मैं केडी लाइव पे डाल देती हूँ, ठीक है। मैं शीट को केडी लाइव पे अभी शेयर कर लूंगी, और ऑलरेडी मैं करती भी हूँ बेटा। हाँ, नेक्स्ट आओ। चलो, जब तक मैं ये पांचों अब नेक्स्ट लिखने जा रही हूं, तब तक मुझे काम करो। सबसे पहले आप पोस्टपोन का एंटोनिम बता के रख देना फटाफट। तो पोस्टपोन का एंटोनिम लिखो, तो क्या लिखोगे आंसर, जरा मैं देखूं। पोस्टपोन का एंटोनिम लिखा आपने? एंटोनिम कहा बेटा मैंने, यस सुधांशु, वेरी गुड। नहीं, कैरी ऑन नहीं होता है। पोस्टपोन का मतलब होता है डेट आगे बढ़ा देना। तो कई लोग इसका एंटोनिम में लिख देते हैं प्रीपोन, क्योंकि पोस्ट का सोचते हैं प्री है। प्रीपोन जैसा कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में, ध्यान रखना। इसका उल्टा है एंटीडेट। हाँ सचिन, देखो मुझे पता था ऐसे भी कुछ स्टूडेंट है, तभी मैंने कहा था। चलो, पोस्टपोन और एडजर्न ये दोनों वर्ब है, और एंटीडेट भी वर्ब है। ध्यान रखना, पोस्टपोन का एकदम एग्जैक्ट एंटोनिम एंटीडेट है। पोस्टपोन का मतलब होता है डेट आगे बढ़ाना, है ना, यानी कि स्थगित करना। लेकिन जानते हो एडजर्न का मतलब भी डेट आगे बढ़ाना होता है। लेकिन जब आगे का डेट देते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि उसको काम रोक के आगे का डेट दे दिया, बल्कि कुछ आज हियरिंग हुआ और उसके बाद क्या होता है, जब देखते हैं कि नहीं किसी कारण से केस फंस गया, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग या कुछ भी है, तो वहां पे एडजर्न होता है। इसे रिमेंबर, एडजर्न का मतलब स्थगित होता है, यानी कि पोस्टपोन ही होता है। बट इन कोर्ट्स एटसेट्रा हम एडजर्न की बात करते हैं। पोस्टपोन तो ऐसे ही एग्जाम वगैरह क्या होता है, पोस्टपोन होता है, लेकिन कोर्ट में एडजर्न होता है। आप कहोगे क्या डिफरेंस है, क्या मतलब बनता है? रिमेंबर,
मैं आपको कहा था एक शीट और करना पड़ेगा आपको, जो मेन एक्शन, किस एक्शन के साथ कौन सा वर्ब मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है ना, वो बहुत मायने रखता है ना। अब आप क्राई, क्राई वर्ब और नाउन दोनों है, वीप वर्ब है, प्लीड वर्ब है। सी, क्राई का नाउन में इसका मतलब होगा चीख या चिल्लाहट, है ना। द क्राइज ऑफ अ बेबी, देखते हो चीख चीख के रोता है। लेकिन जब छोटे बच्चों की बात करते हैं तो कहते हैं बेबीज क्राई, यानी व्हेन यू वीप विथ योर वॉइस ऑडिबल। छोटे बच्चे चिल्ला चिल्ला के रोते हैं ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो कैसे रोते हो? छुप के रोते हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज नहीं होनी चाहिए बाहर ताकि कोई समझ सके कि आप रो रहे हो, तब आप वीप करते हो। इसका मतलब होता है सेम थिंग इज रोना विदाउट साउंड, यानी जब सिर्फ आपके आंसू गिर रहे होते हो तब आप वीप करते हो, जब चिल्ला चिल्ला के रोते हो तो क्राई करते हो, या चिल्लाते हो तो भी तो क्राई होता है, चिल्लाहट को भी क्राई कहते हैं। प्लीड होता है गिड़गिड़ाना या फिर याचना करना। और एक चीज और ध्यान रखना, गिड़गिड़ाना जैसे किसी के आगे गिड़गिड़ा रहे, मुझे माफ कर दो, मेरे जान बख्श दो, तो प्लीड कर रहे होते हैं। लेकिन आप कोर्ट में भी प्लीड करते हो अपने केस को, ऐसे ध्यान रखना। इसीलिए कोर्ट में भी जो प्लीडर्स होते हैं उसको याचक कहते हैं, याचना करना, या फिर यू कैन से कोर्ट के मामले में जानते हो अलग वर्ड हो जाता है, वहां पे आप याचक हो क्योंकि आप अपने केस को सामने प्रोड्यूस किए हो कोर्ट के, ताकि कोर्ट में आपकी सुनवाई हो केस की, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप याचक कहलाते हो, एंड देन यू प्लीड योर केस, ठीक है ना। इसे कई बार लॉयर्स को भी प्लीडर कहते हैं क्योंकि वो आपके केस को आपकी जगह पे प्लीड करते हैं। शो नाउन और वर्ब दोनों हैं। अब आप मूवी का शो देखने जाते हो, आप थिएटर में शो देखने जाते हो, या कोई ऐसे भी शो लगा हुआ है उसमें चले जाते हो, है ना। कभी कभी कुछ अच्छे चीजों का भी शो लगता है जब आप देखने चले जाते हो। इस शो को हम कह सकते हैं, हिंदी में छोड़ दो, नाउन में हम लोग ऐसे भी हिंदी में आप शो बोलते हैं, जिसका हिंदी एग्जैक्ट होता है प्रदर्शनी, जो आप उतना यूज नहीं करते हो। वर्ब में आओ, दिखाना, वर्ब इज दिखाना। एग्ज्यूड, एग्ज्यूड का मतलब होता है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ और पूरा एकदम बिल्कुल कंफर्म करके कि हाँ ये चीज है, वो एग्ज्यूड होता है। इसीलिए एग्ज्यूड का मीनिंग लिख लेना, टू शो क्लियरली एंड विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है। टू शो क्लियरली एंड विथ कॉन्फिडेंस। बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, एपिटोमाइज में आओ। पहले तो मैं बता दूं कहां से बना है ये बना है एपी और टोम से। हालांकि एपिटोम का मतलब नाउन होता है, क्योंकि मैं वर्ब पढ़ा रही हूं इसलिए मैं एपिटोमाइज दे रही हूं, क्योंकि मैं वर्ब पढ़ा रही हूं। एपिटोम से एपिटोमाइज वर्ब बना है। एपी का मतलब होता है ऊपर। अब आप देखो, आपके स्किन का सबसे जो आखिरी भाग है ना, उसको एपिडर्मिस कहते हैं, क्योंकि देखो एपी मतलब ऊपर और डर्मिस का मतलब स्किन होता है। डर्म जहां आ गया ना, DERM, उसका मतलब स्किन होता है। तो एपिडर्मिस मतलब चमड़ी का ऊपरी भाग, तो एपिटोम मतलब एपी का मतलब ऊपर हुआ। और TOMB नहीं लिखा है मैंने, कब्र नहीं कहा, TOMB मैंने कहा TOME। ये जो होता है ना, ये वर्ड होता है किताब। अब सोचो,
अगर आपका नाम किसी किताब के ऊपर छप रहा है, अगर मान लो बिजनेस मैगजीन है या मान लो फिल्म दुनिया के मैगजीन है, उसके ऊपर जो कवर पेज पे छपता है, आपको पता है इसका मतलब है कि वो उस समय, उस महीने या उस साल वो सबसे नामी व्यक्ति है उस क्षेत्र का, तभी उसका फोटो उसके ऊपर छपा है। इसका मतलब है एपिटोम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर मैं कहूं परफेक्ट एग्जाम्पल, इसका मतलब है मान लो अगर कोई बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर अगर मुकेश अंबानी का फोटो छप रहा है, इसका मतलब है, समझ रहे हो, सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति वो बिजनेस में वो है उस समय, इसलिए उसका छपा। अब आओ, अगर मैं बात करूं एपिटोमाइज का, एपिटोम का, तो एपिटोम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना। तो फिर एपिटोमाइज का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना। परफेक्ट एग्जाम्पल होना। पूछो, कोई डाउट है तो कहीं पर, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, फ्लाउट एंड फ्लॉन्ट वर्ब है। आप नियमों का उल्लंघन करते हो तो फ्लाउट करते हो, यानी कि टू डिसओबे, उल्लंघन करना, नॉट टू फॉलो, नॉट टू अबाइड बाय द रूल्स, ये फ्लाउट होता है। फ्लॉन्ट होता है दिखाना, दिखावा करना। ठीक है, फ्लॉन्ट इज दिखावा करना। नेक्स्ट आओ लेंड, बोरो एंड ओ वर्ब, वर्ब, वर्ब। लेंड का मतलब होता है उधार देना, बोरो उधार लेना। और अगर आप पर मेरा 500 रुपया बकाया है तो मैं कहूंगी यू ओ मी 500 रुपीज, इसका मतलब है उधार होना, है ना। यानी आपको देना है, आपके पास मेरे 500 रुपये हैं, यानी आपका उधार है। फाइन, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? सम आर वेरी इजी, सम आर बिट ट्रिकी लाइक क्राई एंड वीप, है ना। मिटा दूं?
देखो सचिन, सेइंग दैट नहीं लगाया है ना, इसीलिए शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो. शी वार्न्ड दैट सोशल मीडिया हैड बीन टेरिबल फॉर हर जनरेशन. अब आगे चाहो तो सेइंग लगा सकते हैं, सेइंग दैट, चाहे ऐसे भी लगा सकते थे एंड एडिंग दैट, है ना. उतार लो फटाफट. 45 तक का ही हुआ अभी. हो गया, चलो. They have dashed the ceremony. मैं कर दूं, सेरेमनी को पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया. लेकिन कोर्ट में सुनने को मिलेगा द केस हैज बीन एडजर्न्ड. इसका मतलब ये डेट आगे बढ़ाना हुआ, लेकिन कोर्ट वगैरह में हम वर्ड यूज करते हैं एडजर्न. आई विल प्लीड माई केस, मैं खुद ही अपने केस में याचना करूंगी. लेकिन देखो, दया की भीख मांगा तो मैं कह रही हूं ही प्लीडेड फॉर मर्सी, यानी कि मैं पास्ट टेंस लगा दे रही हूं. जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लगा सकती हूं पास्ट टेंस. छोटे बच्चे दे क्राई, लेकिन डे इन डे आउट का पहले तो मतलब लिख लो. कई कई दिन तक लगातार, फॉर मेनी डेज सक्सेसिवली. अब बताओ कोई अपने बेटे के लिए, तो शी विल डू, शी वेप्ट लगा दूं, है ना. कई कई दिन तक लगातार वो रोती रही. बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक. अब आते हैं शो में. शी या ही एंजॉयड द शो. लेटर का कंटेंट्स उसने मुझे दिखाया. ही शोड मी द कंटेंट्स ऑफ द लेटर. और अपने मेडन स्पीच का मतलब लिख लेना फर्स्ट स्पीच, पहला ही भाषण. अपने पहले भाषण में ही उसने डेप्थ ऑफ नॉलेज, उसके पास नॉलेज था, और कॉन्फिडेंस उसने दर्शाया. एक्स्यूडेड लगा दो, मैं पास्ट टेंस ही लगा देती हूं, है ना. अब देखो, जो विमेन अमूल के लिए काम करती है, देखते हो ना, गांव की किसान महिलाएं जो बिल्कुल दबे कुचले वर्ग से होती है, वो होती है. लेकिन उन्होंने क्या किया, अमूल को अपना दूध रोज सुबह जाके, सुबह सुबह वो लोग अमूल के डेयरी में पहुंच जाती है, अपने गाय पालती है, उनके दूध लेके वो वहां पहुंचती है और उसके बाद उससे पैसा लेती है. यानी वो कमा के अपने पैरों पे खड़ी होके वो गांव की जो बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो भी विमेन एम्पावरमेंट को क्या कर रही है, उसका एक जीता जागता प्रतीक बन रही है ना. फॉर अमूल, अब यहां मैं लगा दूं एपिटोमाइज, यानी परफेक्ट एग्जाम्पल बन रही है विमेन एम्पावरमेंट का, है ना. क्या पूछ रहे हो. हाँ बिल्कुल सही है सुमन, बिल्कुल सही है. Don't dash the traffic rules. Don't flout. उल्लंघन ना करो. एंड वो अपने न्यू कार को दिखा रहा था. He flaunted his new car. बैंक्स हमें इंटरेस्ट पे पैसा क्या करती है, लेंड, हमें उधार देती है, यानी कि लोन देती है. और मैं कह रही हूं कि तुम्हारे पास मेरे 5 लाख रुपए अभी तक है, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकती. इसका मतलब दे सकती, आई कैन नॉट लेंड यू एनी मनी एज यू
owe me ₹5 lakhs. अगर मैं ये लिखूं, you dash 10 lakhs last month, इसका मतलब पैसा तो मुझे दे नहीं सकता क्योंकि पैसा हमसे ले ही रहा होगा, तो मैं कहूंगी you borrowed, है ना, 10 लाख लिए थे, अभी भी तुम्हारे पास मेरे 5 लाख रुपए हैं, मैं और तुम्हें पैसा नहीं दे सकती। देखो, कोई प्रॉब्लम बताऊं? क्लियर? किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो फटाफट पुट कर दो, तब तक मैं आगे लिखती हूं। नहीं, यू ओ मी, ठीक है, आप पर मेरा बकाया है, और कितने रुपए वो बात की बात है। बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी तरह का? मैं आगे लिखती हूं, तब तक जो भी क्वेश्चन है आप लोग लगा दो। चेक पेन दो। हो गया?
चलिए लिखते जाओ। हो गया? चलो देखो, सबसे पहले 46 कर लो। एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। कोई भी अच्छी चीज की है ना, हम उम्मीद करते हैं। अब इसका भी मुझे आपको लिखवाना पड़ेगा, यहीं पर लिख के छोड़ दो। सी होप, सस्पेक्ट एंड फियर, ये 3 वर्ड एक्सपेक्ट के साथ हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है प्रेपोजिशन होता है ये, इसका मतलब होता है को छोड़कर। कई बार एक्सेप्ट की जगह पे बट भी लगा देते हैं हम, ठीक है। और एस्पेक्ट इज पहलू, है ना। पहलू का मतलब होता है द साइड दैट यू सी, है ना, वो अभी बताएंगे इसका। रिवेंज और एवेंज, देखो रिवेंज नाउन भी है, वर्ब भी है, और ये वर्ब है। रिवेंज का मतलब बदला, और रिवेंज का वर्ब में हुआ बदला लेना, लेकिन एवेंज का मतलब भी बदला लेना होता है। अब डिफरेंस क्या है? तो कई लोग पता नहीं कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि खुद के लिए अगर बदला लेते हैं तो एवेंज, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन से आप लोग के सस्पेक्ट कर दिया है। सचिन रुको, थोड़ा देर बाद आपको बताएंगे। हाँ, डिसोबे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। विंडो ड्रेसिंग, देखो सुमन, एग्जैक्टली विंडो ड्रेसिंग का मतलब फ्लॉन्ट नहीं होता है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं विंडो ड्रेसिंग फ्लॉन्ट का ही मीनिंग है। देखो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है ना ताम झाम सजावट, जो ठीक है सुंदर कर रहा है, लेकिन कोई चेंज, मतलब जिसको कहते हैं कोई बहुत आपको एडवांटेज नहीं दे रहा है। अगर मैं कहूं दीज आर जस्ट विंडो ड्रेसिंग्स, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू सेल योर प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये सब तामझाम है, देखने में सुंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सेल करने में हेल्प करेगा। उसी तरह से कुछ व्यक्ति लोग भी होते हैं जो तामझाम ऊपर से दिखाते हैं ना, लेकिन जरूरी नहीं कि अंदर से वो कंटेंट या मटेरियल हो, वो भी विंडो ड्रेसिंग कहलाता है ना। इसी विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझ जाओ, जैसे दुकानों में जो विंडोज में सामान रखे रहते हैं उसको सुंदर सजा दिया गया है। भाई प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट के कारण बिकेगा ना, समझ में आया ना। और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो, अब आप कहोगे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, भाई 43 सेट्स होते हैं सीजीएल में, और सीएचएसएल में 72 सेट्स होते हैं। अब अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होंगे? अब मैं कह सकती